नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। वक्त प्राइम डिबेट का। शादी, हनीमून और हत्या। मेरठ की मुस्कान के बाद इंदौर की सोनम ना सिर्फ बेवफा निकली बल्कि इश्क के जुनून में उसने ऐसी खौफनाक साजिश को अंजाम दे दिया जिसने एक बार फिर से ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि एज अ सोसाइटी, एक समाज के रूप में हम किधर जा रहे हैं। जिस रिश्ते को 7 जन्म की डोर माना जाता है, जन्म जन्मांतर का बंधन माना जाता है, उससे भरोसा उठता जा रहा है। रिश्तों का ये नया रूप, रिश्तों की नई सूरत बेहद खौफनाक है, बेहद डरावनी है। मेरठ के सौरभ से लेकर इंदौर के राजा हत्याकांड तक ये सनसनीखेज वारदातें अपने पीछे कई सवालात छोड़ रही हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये कैसा इश्क है, ये कैसा जुनून है, ये कैसी चाहत है, ये कैसा पागलपन है जो राक्षसी सोच में तब्दील हो जाता है। प्यार, लालच, शक और धोखे में इंसान हैवान बन जाता है। कभी पत्नी, कभी प्रेमिका, कभी बहू के हाथ खून से रंग जाते हैं। प्यार का ये कैसा जुनून है जिसने ना सिर्फ मेरठ के सौरभ और इंदौर के राजा की बल्कि ना जाने कितनी ही जिंदगियां ले ली। क्या पति पत्नी और वो वाला नया नॉर्मल क्रिमिनल बना रहा है? आखिर क्यों भावनाओं पर भारी पड़ रही है आपराधिक प्रवृत्ति? इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले भारत में ऐसे 7 बड़े आपराधिक मामलों के बारे में आपको बताते हैं जहां पत्नियों ने पति की हत्या करा दी। पत्नियों की क्राइम कुंडली आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं किस तरीके से प्यार के जुनून में सुहाग का खून कर दिया गया। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं मेरठ में किस तरीके से ड्रम में बंद किया अपना प्यार। मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया था। पति सौरभ कुमार को मौत के घाट उतार दिया था। मुस्कान ने 3 मार्च की घटना हत्या के बाद शव के 15 टुकड़े किए थे। आरोपी मुस्कान अभी जेल में है, जेल की हवा खा रही है। वहीं औरैया में शादी के 14 दिन बाद हत्या का मामला सामने आया। दूसरा प्रकरण आपको बता रहे हैं जहां पर शादी के महज 14 दिन बाद ही पत्नी ने अपनी पति की हत्या करा दी। दिलीप की हत्या करा दी गई। तीसरा प्रकरण आपको बता रहे हैं मेरठ का जहां पर सांप बदनाम हुआ। रविता नाम की महिला ने यहां पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। प्रेमी के साथ मिलकर यहां भी पति की गला घोटकर हत्या कर दी गई और हत्या के बाद बिस्तर पर जहरीला सांप छोड़ दिया। चौथा प्रकरण आपको बता रहे हैं आगरा का जहां लुटेरी दुल्हन का खौफनाक कदम देखने को मिला। रुबीना नाम की महिला ने अपने पति को मारा और शादी के 4 दिन बाद ही इस घिनौनी करतूत को अंजाम दिया गया। हत्या कर नकदी और जेवरात लेकर आरोपी फरार हो गई। वहीं कई पुरुषों को इससे पहले भी निशाना बना चुकी थी। इसके बाद अगली तस्वीर सीतापुर से जहां पर अवैध संबंधों में हत्या का मामला सामने आया था। 27 फरवरी को लापता हुए संजय वर्मा और संजय वर्मा की पत्नी ने ही उनकी सुपारी दी थी। पत्नी नेहा ने अवैध संबंधों के चलते इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। वहीं आरोपी मोहित को पति की सुपारी दी थी। तो ये 7 बड़े खौफनाक वारदातें आपको बता रहे हैं। बिजनौर से भी ऐसा ही मामला सामने आया था जहां पर प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करा दी गई। बिजनौर में एक पत्नी ने पति की हत्या कराई थी। 15 मार्च 2025 का ये मामला था जहां पर मकरेंद्र की लाश अमरोहा में मिली और पत्नी पारुल का बाहर कहीं प्रेम प्रसंग चल रहा था, ये जानकारी सामने आई। पति को भनक होने पर पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। वहीं देवरिया का मामला भी सामने आया था जहां पर ट्रॉली बैग में प्यार का अंत हुआ। नौशाद नाम के युवक की पत्नी ने हत्या कराई। सऊदी से कमाकर घर लौटा था नौशाद और 10 दिन के बाद ही प्रेमी और भांजे के साथ मिलकर हत्या करा दी गई। हत्या कर ट्रॉली बैग में रखकर शव फेंका था नौशाद की पत्नी ने उसका। तो लगातार एक के बाद एक ऐसे जो मामले हैं वो कई सवालात खड़े कर रहे हैं। पत्नियों की क्राइम कुंडली हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से एक तरफ आज इंदौर की जो कहानी है वो सामने आ रही है। इंदौर से किस तरीके से एक कपल है वो जाता है मेघालय हनीमून मनाने, वहां पर पति लापता हो जाता है, पत्नी गायब हो जाती है और 24 मई की वो तारीख जब शव मिलता है सौरभ का, लेकिन उसके बाद से पत्नी जो है वो लापता बताई जाती है। पत्नी सोनम की तलाश की जाती है। खौफनाक साजिश को अंजाम दिया। ये तस्वीरें देखिए जहां पर ये जोड़ा बेहद खुश नजर आ रहा है। शादी के जोड़े में, शादी के बंधन में महज 28 दिन पहले ये दोनों कपल बंधे थे और इसके बाद 20 मई की तारीख को मेघालय पहुंचे, शिलांग में हनीमून मनाने पहुंचे जहां पर राजा जो है वो लापता हो गया।
लेकिन आज जो सनसनीखेज खुलासा इस पूरे मामले पर हुआ, क्योंकि लगातार सोनम की तलाश की जा रही थी, सोनम लापता थी, लेकिन आज जो खुलासा हुआ, बड़ा खुलासा, बेहद सनसनीखेज खुलासा करते हुए पुलिस ने यह जानकारी दी, मेघालय पुलिस ने यह जानकारी दी कि सोनम ने ही इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची थी। सोनम ना सिर्फ बेवफा निकली बल्कि कातिल भी निकली। जानकारी के मुताबिक सोनम का राज नाम के एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया। वहीं ये पहला मामला नहीं है, इसके अलावा बहुत से ऐसे मामले सामने आए, चाहे बिजनौर के नौशाद की बात की जाए, चाहे मेरठ के सौरभ की बात की जाए। ये सभी वो युवक हैं जो ऐसी ही मानसिकता की भेंट चढ़ गए। किस तरीके से आई लव यू वाला शब्द जो है आई विल किल यू में तब्दील होता नजर आया इन सारे मामलों में। और समाज के जो संरचना है, जो सामाजिक संरचना की अगर बात की जाए, सोशल स्ट्रक्चर की बात की जाए, तो बड़े सवालात खड़े हो रहे हैं कि एज अ सोसाइटी हम किधर जा रहे हैं। शरद विकास पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद जी, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका प्राइम टीवी पर। आज जो ये पूरा मामला सामने आया, मेघालय जाता है एक कपल, पति लापता हो जाता है, पत्नी की तलाश की जाती है और आज सनसनीखेज खुलासा होता है कि पत्नी सोनम ने ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। किस तरीके से देखते हैं आप इस पूरी घटना को, शरद जी? बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये जो कपल नई नई शादी हुई और ये हनीमून के लिए मेघालय गए, तो जैसा कि इनके घर वालों से हमारे रिपोर्टर की बात हुई और उन्होंने बताया कि इनका एक जो समाज में एक पत्रिका होती है, उसमें दोनों की पुस्तिका में दोनों की डिटेल थी। उसको देख के दोनों परिवार ने आपस में बात की और ये दोनों मांगलिक थे। मांगलिक होने के बाद फिर जब परिवार की बात हुई तो आपसी सहमति से इनकी शादी हुई। उसके बाद हंसी खुशी परिवार ने इनको विदा किया, हनीमून के लिए ये गए और वहां इस टाइप की घटना हुई। जैसा मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले कुछ वर्षों से, जैसे कि बेंगलुरु का अतुल सुभाष का मामला हो या मुस्कान का मामला हो, इस टाइप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। तो समाज में लोगों में एक प्रकार से रोष है और कुछ लोगों का कहना है कि जो महिलाओं को कुछ कानून और अधिकार मिले हुए हैं, जैसे कि दहेज कानून भी है और ये इस टाइप के कुछ कानून अभी निर्भया कांड के बाद महिलाओं को कुछ विशेष अधिकार मिले हैं, तो उसका आजकल समाज में ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है और अब तो ये हो गया है कि हत्या तक होने लगी है। तो इस टाइप के मामले कुछ सालों में हमें देखने को मिल रहे हैं। तो अब तो कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि हमें पुरुष आयोग भी बनाना चाहिए, क्योंकि आज के समाज में महिला और पुरुष जिस प्रकार से घटनाएं हो रही हैं, विगत कुछ वर्षों से कुछ घटनाएं बढ़ी हैं, जैसे कि शरद मेरठ जी, में बड़ी भी बात आपने आप कह बताया। रहे हैं कि कानून बने हैं उपयोग के लिए, लेकिन उनका दुरुपयोग किया जाने लगा है। कई ऐसी वारदातें बीते दिनों सामने आई, चाहे हम बिजनौर के नौशाद की बात करें, चाहे हम मेरठ के सौरभ की बात करें, किस तरीके से उसकी पत्नी ने भी उसके 15 टुकड़े करके ड्रम में भर दिया था। बेहद सनसनीखेज वारदात वहां से सामने। और आज एक बार फिर से इंदौर का ये मामला, जहां पर शिलोंग ले जाकर ये पूरी साजिश को अंजाम दे दिया जाता है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर शरद जी ये भी है कि क्या ये जो पूरे मामले हैं, क्योंकि इसमें पति पत्नी और वो वाला एंगल जो है वो निकल कर सामने आ रहा है, क्या किस हद तक गुजर जा रहे हैं आशिकी मिजाज में, अपने आशिक को पाने की चाहत जो है वो किस हद तक पहुंच जा रही है, कि किस मानसिकता से ग्रस्त हैं ये लोग, ये समझना बेहद मुश्किल है। सोसाइटी किस ओर जा रही है, शरद विकास जी? जैसा कि पहले पहले भी हमने बताया कि पहले भी प्रेम होता था, मगर पहले प्रेम को पूजा की तरह देखा जाता था। मगर अभी कुछ सालों में जो प्रेम का हमें ये भयावह एक रूप देखने को मिल रहा है, जो अपराध की ओर की पति पत्नी और वो वाला एंगल देखने मिल रहा है, जो कि पिछले कुछ वर्षों से, जैसा आप बता दें कि लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और एक दो महीने में हमें कुछ ना कुछ ऐसा सुनने मिलता है कि पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। ये कहीं ना कहीं इससे हमें ये संकेत है कि समाज में जो मानसिकता है, जैसे पहले था कि समाज संयुक्त रूप से रहता था और स्त्री को हमेशा सॉफ्ट समझा जाता था, मगर अब बिल्कुल समय बदल चुका है, जमाना बदल गया है और इस टाइप की जो घटनाएं हो रही है, इसमें कुछ ना कुछ परवरिश का और कुछ जो समाज का माहौल है वो बदल रहा है, जिसमें कि हमें कानून में भी सुधार की जरूरत है कि कानून को भी न्यूट्रल रहना चाहिए और कुछ जो महिलाओं को विशेष अधिकार मिल गए हैं उसका वो दुरुपयोग भी करने लगी है। तो कानून में भी हमको न्यूट्रल रहने की जरूरत है। असली में हमारे समाज में होता क्या है कि जब कोई घटना हो जाती है तो उस पर चर्चा होने लगती है और कानून बन जाते हैं। तो इसके लिए हमें सोचना होगा कि इस टाइप की घटनाएं जो बढ़ रही हैं, इस टाइप की मानसिकता जो है जो बढ़ रही है, उस पर भी हमें समाज और जो अच्छे लोग हैं उनके साथ बैठ के इस पे एक परिचर्चा करनी चाहिए
और परिवार की भी इसमें विशेष भूमिका होती है, क्योंकि जो परवरिश होती है, जो बच्चों को आजकल आज़ादी मिल रही है, पहले वो साथ में परिवार रहते थे, संयुक्त परिवार एक साथ रहते थे। अब सब अकेले रहना चाहते हैं, आज़ादी के साथ रहना चाहते हैं, और जिस कारण कहीं न कहीं जो उनकी मानसिकता है, वो बदल रही है और इस टाइप की एक आपराधिक घटनाएँ हो रही हैं। हम्म, शरद विकास जी, क्योंकि ऐसे मामलों में सोशल मीडिया कंटेंट पर भी बड़े सवालात खड़े किए जाते रहे हैं बार बार कि अब सेंसरशिप जो है वो लागू की जानी चाहिए, ध्यान दिया जाना चाहिए कि क्या कंटेंट हम परोस रहे हैं, क्योंकि इसका भी इम्पैक्ट जो है कहीं ना कहीं सोसाइटी पर दिख रहा है। जी, बिल्कुल अदिति। जैसा आपने कहा कि जिस टाइप से सोशल मीडिया में इसमें कुछ परसेंट ज़िम्मेदार हैं, जिस टाइप से कंटेंट परोस रहे हैं, उसमें इतनी ज़्यादा हिंसा दिखाई जा रही है, क्राइम और इतना, क्योंकि उसपे हम्म। कोई ऐसा कोई बंधन नहीं है, जिस कारण उसका भी यूथ वर्क जो है, पहले था कि पहले मोबाइल नहीं था, तो लोग आपस में एक-दूसरे से मिलते थे और संयुक्त परिवार में रहते थे। मगर आजकल क्या मोबाइल, सोशल मीडिया में दिन भर जो यूथ है आज का रहता है, और ये जो इस टाइप के कंटेंट है जो आप बता रहे हैं अदिति जी, कि इसको देख-देख के उनकी जो मानसिकता है, वो भी उस तरीके की होती जा रही है, और यही सब कारण है जिसके कारण आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में इस टाइप की घटनाएं, आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं। चाहे वो मेरठ का मामला हो, बेंगलुरु में भी आप देख लीजिए, अतुल सुभाष का मामला था सुसाइड का, या मुस्कान वाला, जो भी मामले हैं इस टाइप की चीजों से कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से वो एक क्राइम करने की चीजें, या वो देखते हैं और सीखते हैं, और फिर उसको अ, जमीन पे, धरातल पे कर देते हैं। बिल्कुल, वहीं ये भी जानकारी शरद जी सामने आ रही है कि अब जो आरोपी सोनम है, जिसको मेघालय पुलिस पुलिस ने पूरी घटनाक्रम का दोषी बताया है, वहीं दूसरी तरफ गाजीपुर में वो ये कहती नजर आ रही है कि वो बेगुनाह है। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? क्या वजह है इसके पीछे? क्या ये यूपी और मेघालय के बीच में एक जो कोऑर्डिनेशन है वो क्या नहीं बैठ पा रहा है? जी, जिस तरीके से बताया, मेघालय पुलिस ने जो बयान दिया है, उन्होंने हम्म। सोनम को जिम्मेदार ठहराया है इस घटना के लिए। और जैसा कि प्रश्न ये उठता है कि जब ये घटना हुई और उसके बाद वहां लगभग करीब 17 दिन हो गए, और 17 दिन तक सोनम कहाँ थी, इस बात हम्म। का जब तक, ऐसे कई प्रश्न हैं जिसका जब तक कि वो साबित नहीं हो जाते, या सोनम से पूछताछ में पता नहीं चलता कि वो 17 दिन कहाँ रही, उसको जो जिस ढाबे पे छोड़ा गया, वहां किसने छोड़ा, वहां वो कैसे पहुंची, और घटना होने के बाद, जैसा यदि सोनम कह रही है कि उसके पति को उसके सामने मारा गया और उसको वहां से अगवा किया, वो बेहोश हो गई थी, तो उसके बाद प्रश्न ये उठता है कि 17 दिन का जो समय था, उसमें उन्होंने क्या किया। ये हम्म। सब चीजें जब सोनम से पूछताछ होगी, और पुलिस भी विस्तृत रूप से इनको रिमांड में लेके पूछताछ करेगी, तो ये हम्म। सब कड़ियां जुड़ेंगी, उससे ये बात साबित हो जाएगी, उसके बाद ही इस कहानी का पटाक्षेप हो पाएगा। शरद विकास जी, क्योंकि रहने वाले दोनों इंदौर के हैं, इंदौर से जाते हैं मेघालय, और उसके बाद सोनम जो है वहां पर शिलोंग में लाश मिलती है पति की, और सोनम जो है वो मिलती है यूपी के गाजीपुर में। कहीं ना कहीं क्या लगता है कि ये जो पूरी कड़ियां जुड़ रही हैं मध्य प्रदेश से मेघालय और उत्तर प्रदेश, क्या इन सब के बीच में जो न्याय है वो मिलने में क्या देरी हो सकती है, लेट लतीफी हो सकती है? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा अदिति जी, कि जिस तरीके से यहाँ पे सारी कड़ियाँ जुड़ रही हैं इंदौर से और यूपी से, तो इसमें अभी जो हम यहाँ एमपी के बारे में बात करते हैं, कि यहाँ की जो पुलिस है, वहाँ जो उन्होंने आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनको, वो मेघालय पुलिस को, जब हमने उनके पुलिस अधिकारियों से बात की, तो उन्होंने बोला जो भी हमारे अधिकारी हैं, ये घटना मेघालय की है, तो हम ये उनको सौंप देंगे, और जो पूछताछ मेघालय पुलिस करेगी, तो वो ही फाइनल डिसीजन लेगी, और उसके बाद ही हम्म। सारे डिसीजन होंगे। और जितने ये सारे क्वेश्चन हैं कि हम्म। 17 दिन तक सोनम कहाँ रही, हम्म। घटना के बाद वो कहाँ गई, और 17 दिन तक क्यों बिल्कुल, चुप रही, और फिर शरद यूपी में विकास कैसे जी, मिली, अभी यूपी में उसको किसने छोड़ा। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब मिलने अभी बाकी है। इस बीच मैं चाहूंगी कि दर्शकों को वो टाइमलाइन भी दिखाऊं कि किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, शादी, हनीमून और उसके बाद हत्या की पूरी टाइमलाइन दर्शकों के सामने प्राइम टीवी पर। तो 20 मई को हनीमून पर मेघालय रवाना होता है कपल, हनीमून से हत्या तक की ये पूरी टाइमलाइन आपको बता रहे हैं। 23 मई को शिलोंग के नोग्रियाट गांव पहुंचते हैं और फिर लापता हो जाता है राजा। यहां पर 24 मई को स्कूटी जो है वो लावारिस हालत में मिलती है। इसी स्कूटी पर बैठ के दोनों कपल जो है, ये कपल घूमने निकलता है। 31 मई तक जो तलाश होती है पुलिस की वो जारी रहती है। 2 जून को राजा का शव मिलता है, शव बरामद किया जाता है राजा का। और 3 जून की अगर बात की जाए तो 5 जून तक सोनम गायब रहती है। साजिश के जो है तार वो जुड़ते नजर आते हैं। 9 जून को सोनम की गाजीपुर से गिरफ्तारी होती है।
तो 20 मई से 9 जून तक की करीब करीब 17 दिनों की ये पूरी घटना रही, जो आपको बता रहे हैं किस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए ये साजिश रची सोनम ने। तो इंदौर का एक कपल जाता है मेघालय और इसके बाद ये पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है। बताया जा रहा है कि पहले से ही सोनम प्रिपेयर्ड थी इसके लिए, साजिश रची थी और इसके लिए उसने बकायदा हायर किया हुआ था इस घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए। अपनी पति की हत्या सोनम ने कराने की पूरी प्लानिंग, फुल प्रूफ प्लानिंग इसको कहेंगे, वो कर रखी थी। शरद जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शरद जी क्या कहेंगे इस पर, जिस तरीके से ये, क्योंकि जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, जो घटनाक्रम है, वो साफ तौर पर ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर सोनम ने हत्या कराई है तो इसकी प्लानिंग जो है वो शादी के पहले या शादी के तुरंत बाद से ही रची गई होगी, तभी इतनी फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। उससे हमारी बात हुई है। तो माता जी का कहना था कि शादी के बाद 1.25 महीने उनके परिवार में कहीं बाहर जाने के लिए परमिशन होती नहीं है, मगर ये सब जो प्लान था यात्रा का, वो सोनम ने ही टिकट बुक कराई थी और उन्होंने ही राजा को सूचना दी थी कि उनकी टिकट मेघालय के लिए, शिलांग के लिए बुक कर ली गई है। उसके बाद उनकी माता जी का कहना था कि जो सोने की चेन है, गोल्ड है, वो उनके बेटे ने पहना था। तो इसके लिए भी राजा की माँ का कहना है कि उन्होंने अपनी बहू सोनम से ये कहा था कि ये सोने की चेन पहन के हनीमून पे क्यों जा रहे हैं, और ये बात उन्होंने उनकी माता जी से भी कही थी। ऐसा जब हमने बात की राजा के परिवार से, तो उनका कहना था। तो ये सब जो बातें हैं, ये कहीं ना कहीं ये साबित करती हैं कि इसमें पहले से ही कुछ एक साजिश और प्लानिंग की कोई पहले से रची जा रही थी। क्योंकि जिस तरीके से बाद में सोनम का भी कहना है कि उनके पति से जेवर लूटे गए और लूटने के बाद वो बेहोश हो गई, उनको हमला किया गया उनके पति के ऊपर। तो इसमें उनकी माता जी का जो कहना है कि जेवर पहनने उन्होंने मना किया था गोल्ड के, तो ये सब बातें जो सोनम के द्वारा कही जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें ऐसा लगता है कि साजिश हो सकती है। और जैसा कि बताया कि ये सब चीजें जो टिकट भी पहले कराई थी, तो सोनम ने ही बुक कराई थी। इनके परिवार को ऐसा कोई नॉलेज नहीं था कि मेघालय जाना है। तो अदिति जी, ऐसा आपका कहना है कि कहीं ना कहीं साजिश पहले से रची गई होगी, क्योंकि जो नाम इसमें उभर के आ रहा है राज, वो सोनम के पिता की जो एक फैक्ट्री है, उनके प्लाईवुड की छोटी सी फैक्ट्री है, वहां पे राज काम करता था और वो उम्र में 5 साल छोटा भी है सोनम से। तो वहाँ सोनम का आना जाना था और वहाँ उनकी बातचीत होती थी, क्योंकि ये फैक्ट्री भी जाती थी। बिल्कुल। शरद जी, रोकना चाहूंगी मैं इस बीच, हमारे साथ डॉक्टर तरुण निगम जी जुड़ चुके हैं, मनोवैज्ञानिक है। तरुण निगम जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपका प्राइम टीवी पर। हम लगातार यही बात कर रहे हैं तरुण जी, इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जिस तरीके से समाज में ये जो मानसिकता है वो फैलती जा रही है, इश्क, प्यार, लालच में पड़कर किस तरीके से जो रिश्ते हैं उनकी मर्यादा को तार तार किया जा रहा है। पहले मेरठ की मुस्कान को हमने देखा किस तरीके से खौफनाक वारदात को अंजाम दिया, उसने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करा दी। कुछ ऐसा ही मामला अब सामने आ रहा है, जहां इंदौर का एक कपल जाता है मेघालय और मेघालय में पूरी साजिश को अंजाम दिया जाता है, पति की हत्या करा दी जाती है। क्या मानसिकता है इसके पीछे, क्या मेंटल प्रोसेस है, क्या रीजन है इसके पीछे कि प्यार के नाम पर, प्यार को तो क्योंकि त्याग माना जाता है हमारी सोसाइटी में, उसके नाम पर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। जी नमस्कार, मुझे बुलाने के लिए। आवाज मेरी रिवर्बरेट हो रही है, मुझे दोबारा मेरी आवाज सुनाई दे रही है। तरुण निगम जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? आवाज आ रही है मेरी पास, लेकिन तरुण निगम जी, मैं वो रीजन जानना चाह रही हूँ, क्योंकि आप मनोवैज्ञानिक हैं, आप इस बात को भली भांति समझते होंगे कि ये जो मेंटालिटी है वो किस तरीके की मेंटालिटी है, क्या वजह है इस मानसिकता के पीछे कि प्यार, मोहब्बत और लालच के नाम पर लोग किसी का कत्ल करने से भी परहेज नहीं कर रहे, वो भी अपने ही पति का कत्ल कर दिया जा रहा है। जी, तो इसमें सर मैम ये समझने की जरूरत है, दोनों ही जो केस आपने पहले जो बताया था, जिसमें कि ड्रम में मार के अपने हस्बैंड को डाल दिया था, और दूसरा ये जो केसेस में अभी अभी शादी हुई है और उसमें मर्डर कर दिया है, दोनों ही प्लान करके किए गए हैं। ये कोई एंगर में, गुस्से में लेकर के सडन एक्सीडेंटल डेथ नहीं है कि फिट ऑफ रेज में, यानी गुस्से में आकर के मार दिया हो। इसमें इन्होंने वेल प्लान थॉट करके किया है। तो ये जो क्रिमिनल मेंटालिटी होती है, ये
ये नॉर्मली कोई बीमारी नहीं है, ये एक पर्सनालिटी है या इनकी व्यक्तित्व में एक कमी है। इनके व्यक्तित्व का विकास जो हो रहा है वो सही नहीं हुआ है। पेरेंटिंग कमी है, पेरेंटिंग में कमी है, या बच्चों पे ध्यान नहीं दिया गया है जब वो बड़े हो रहे थे कि वो किस तरह की बातों को सुनते हैं, देखते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, और उनका मेंटल मेकअप उसी टाइप का होता जा रहा है, जिसमें कि एग्रेशन और छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो जाना, ये सारे लक्षण इन बच्चों में देखे जाते हैं कि होते हैं। अब ये बीमारी का नाम इसको मैं नहीं दूंगा, क्योंकि देखिए जो बीमारियां होती हैं, मनोरोग जो होते हैं, उसमें साइकोसिस है, मीनिया है, पेशेंट की कभी भी किसी के ऊपर एग्रेसिव नहीं होते, ये तो खुद से बहुत प्रताड़ित होते हैं, वो कभी किसी को और यानी को harm नहीं तरुण करेंगे, निगम वो खुद जी, को कुल harm मिलाकर अगर कहा जाए तो इसके पीछे जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है मानसिक रोग वो नहीं पेरेंटिंग है। की है, हाँ, परवरिश बिल्कुल की है, पेरेंटिंग की है। उसको सुधारने की आवश्यकता है। तरुण निगम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि दर्शकों के लिए भी ये जानना बेहद जरूरी है कि कब पेरेंट्स को सावधान हो जाना चाहिए अपने बच्चों की ऐसी मानसिकता को लेकर, और क्या कुछ सावधानियां बरतने की अब सोसाइटी को जरूरत है, क्योंकि ऐसे केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देखिए सोसाइटी हमारी चेंज हो रही है, हम ये नहीं कह सकते कि हम लोग टोटली वेस्टर्न सोसाइटी बन चुके हैं जहाँ पे है ना, जो स्टेट होता है वो बच्चों की टेक केयर करता है, गार्जियन होता है, अभी भी पेरेंट्स ही गार्जियन है, पेरेंट्स ही बच्चों की कैरियर और उसके आगे के फ्यूचर में उस पर हेल्प करते हैं। ना ही हम ट्रेडिशनल सोसाइटी रह गए हैं जहाँ पे कि फैमिली का मुखिया होता था, 3 जनरेशन साथ में रहती थी। तो एक ट्रांजिशन फेज में हो क्या रहा है कि पेरेंट्स सारे अपने जो वैल्यू सिस्टम है वो चाहते हैं वही रहे, बच्चे सारी जो शिक्षा दीक्षा जो उनकी थी, उनके पेरेंट्स ने सिखाई थी वही मिले, लेकिन वो चाहते हैं कि उनको ओपन अप भी करें, उनको सारी अपॉर्चुनिटी भी दें। तो बच्चे भी बड़े डिलेमा में हैं, वो कॉपी करते हैं वेस्ट को, लेकिन उनको जो इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं वो आगे जा करके कि भाई ट्रेडिशनल सोच रखनी है। अब ये जो केस है इसमें अरेंज मैरिज थी, जबरदस्ती शादी की, इंटरकास्ट नहीं करना था, तो ये यहाँ पे पेरेंट्स का कम्युनिकेशन इशू है, उनके अपने रिजर्वेशन है कि किसी और कास्ट में शादी नहीं करनी है, तो ये सोसाइटियल प्रॉब्लम है, ये कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं। तरुण निगम जी, क्या इसके पीछे ये वजह है, क्योंकि आपने बहुत बड़ी बात कही कि अरेंज मैरिज की गई, जबरदस्ती शादी की गई, क्या इसके पीछे ये वजह हो सकती है, मानी जा सकती है कि मेंटली किसी को इतना अधिक सप्रेस किया गया, जबरन शादी कराई गई कि वो समझ नहीं पाई कि उससे किस तरीके से निकलना है, और इस वजह से उसने ये बड़ा खौफनाक कदम उठा लिया? देखिए मैंने उनसे बात नहीं की है, तो मैं उनके मेंटल स्थिति के बारे में बहुत कमेंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो मुझे सूत्रों से ज्ञात है, जो मैंने खुद पढ़ा है या जो मैंने न्यूज चैनल्स में देखा है, उससे मुझे ये फील हो रहा है कि पेरेंट्स ने उसकी बातों को ध्यान नहीं दिया होगा। अगर वो इस मैरिज से खुश नहीं थी या उसके लाइफ में कोई और था, तो उनको उसको एड्रेस करना चाहिए था। यहाँ पे एड्रेस नहीं किया गया, बच्चे के मन में रिजेंटमेंट या एग्रेशन आया होगा, और ये एग्रेशन में उसने कोल्ड ब्लडेड जो है सोच करके समझ के कि मुझे किसी भी तरीके से उस व्यक्ति से दूर नहीं होना है। अब किसी से अगर आपका अटैचमेंट हो जाए और अगर वो आपकी लाइफ से जाता है, तो जो पेन होता है, जो आपको पेन फील होता है उसके लॉस का, वो लॉस ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। अब पेरेंट्स इसकी लाइफ में कोई किसी की लाइफ, अपने बच्चों की लाइफ में कोई इतना इन्वॉल्व है, बच्चे किसी से इतना ज्यादा अटैच है, आपको पता ही नहीं है आपकी लाइफ, आपको पता ही नहीं कि बच्चे की लाइफ में चल क्या रहा है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चे की लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वो किससे बात कर रहे हैं, किससे नहीं कर रहे हैं, कितना अटैच है, रात में मोबाइल चला रहे हैं तो किससे बात कर रहे हैं, लड़की रात भर किससे लगी हुई है, ये चीजें देखनी पड़ेंगी। बिल्कुल तरुण निगम जी, और पेरेंट्स की तरफ से जो ये लापरवाही हो रही है, इसका खामियाजा जो है वो किसी के बेटे को, किसी के भाई को भुगतना पड़ रहा है, ये बहुत बड़ी समस्या है। तरुण निगम जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शरद जी भी जुड़े हुए हैं, और उनके साथ हम लगातार यही चर्चा कर रहे थे कि सोशल मीडिया कंटेंट भी कहीं ना कहीं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपको क्या लगता है कि क्या आज की तारीख में जो सोसाइटी को परोसा जा रहा है कंटेंट, जो एग्रेशन परोसा जा रहा है सोशल मीडिया के द्वारा, क्या आप इसको भी रिस्पॉन्सिबल मानते हैं? देखिए हम लोग तो जनरेशन के जहाँ पे महाभारत और रामायण देख करके हम लोग बड़े हुए हैं, तो हम लोग की जनरेशन ने जो वैल्यू सिस्टम ली है वो वहां से ली है। अब आजकल की जनरेशन के पास कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, और इंटरनेट एक ऐसा डार्क जगह है जहाँ पे आप अगर नेगेटिव चीजें ढूंढने जाएंगे तो वो मिल जाएंगी। तो हाँ, सोसाइटी में जो ये इन्फ्लुएंस है वो उसका है, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं मॉरल वैल्यू सिस्टम हमारी होती है जो हमें बताती है कि क्या गलत है क्या सही है। जब इंसान के ये गिल्टी फीलिंग ना हो कि मैंने गलत किया है, तब वो प्रॉब्लम है।
जैसे ये लड़की ने अगर मर्डर किया और उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, स्माइल कर रही है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो ये फिर पैथोलॉजिकल है, तब हम कहते हैं कि मनोविकृति है। तब हम ये कहेंगे ये क्लस्टर ए या क्लस्टर बी पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, हम एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर डायग्नोस करेंगे, या हम ये देखेंगे कि ये कहीं बॉर्डर लाइन सेल्फ हार्म करती है। तो कुछ रेड फ्लैग साइन है जो पेरेंट्स को देखने चाहिए कि बच्चा जो है अगर बड़ा हो रहा है तो एग्रेसिव हो जाता है, और अगर उसको अच्छी बात भी बताओ तो वो नेगेटिव लेता है, और उसमें एक्सट्रीम स्टेप उठाता है, मरने की बात करेगा, मारने की बात करेगा, या वो नशे में जा रहा है, या वो जो है बहुत ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करता है, और उस मोबाइल में ज्यादातर कंटेंट जो है वो या तो एग्रेसिव, जैसे आजकल फर्स्ट पर्सन वाले जो गेम आते हैं जिसमें मर्डर करना, और जैसे वो जो जिसमें कि गेम्स में, वीडियो गेम्स में भी एग्रेशन बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, तो वो सारी चीजें बहुत खेलता हो, बहुत ज्यादा लगा रहता हो, तो ये सारी चीजों पे इनको ध्यान देना चाहिए। अगर वो सेल्फ हार्म कर रहा है, बच्चा नस काट लेती, लड़कियां आती है नस काट लिया, अब वो पेरेंट्स लेके आ रहे हैं, उन्हें समझना नहीं चाह रहे हैं कि उसकी नस क्यों कटी है। तो ये जो बच्चे आजकल एग्रेसिव हो रहे हैं, इस पे ध्यान देना है कि इतने ज्यादा एग्रेशन कहाँ से आ रहा है, पेरेंटिंग कहाँ गड़बड़ हो रही है। तरुण अगर निगम ये जी, सारी ये भी चीजें हो कहा रही हैं तो जाता तब है ध्यान कि देना। जहां पर अधिक रेस्ट्रिक्शन होती है, बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड होती है, वहां भी बच्चों के इस तरीके के होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। क्या मानते हैं आप? पेरेंटिंग की मैम 4 स्टाइल्स होती हैं, पेरेंटिंग की 4 स्टाइल्स होती हैं। हम्म। अथॉरिटेरियन होती है, अथॉरिटेटिव होती है, एक में निग्लेक्टिंग होता है, एक बैलेंस रहना चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो बच्चे में कि उसकी लाइफ की हर डिसीजन आप ले रहे हो। आपको एक दूरी से बच्चे को फ्रीडम देनी है, लेकिन मॉनिटर करना है। ना ही आप बहुत ज्यादा उसको निग्लेक्ट करें कि वो लाइफ में कुछ भी कर रहा है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तुम सोते हो, खाते हो, पीते हो, रोते हो, मुझे कोई फर्क नहीं। ऐसा भी पेरेंटिंग नहीं होनी चाहिए। फादर को प्रेजेंट होना चाहिए, एब्सेंट फादर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमाने में इतने ज्यादा बिजी है कि बच्चे को ध्यान ही नहीं दे रहे, बच्चे को टाइम नहीं दे रहे, उससे बात ही नहीं कर रहे। ठीक है। और दूसरा मदर का रोल ये रहता है कि मदर को ब्रिज बनना चाहिए बच्चे के मेंटल जो इश्यूज हैं उससे कनेक्ट करने के लिए, और फादर तक बातें पहुंचाने, क्योंकि ज्यादातर समय माएँ देती हैं। दो बड़े शहरों में माएँ नहीं दे पा रही हैं, वहां पे भी ये इशू है। तो बच्चों के लिए अवेलेबल नहीं रहोगे जब उसकी बड़े होने की टाइम है, पीरियड है, जब वो छोटा है, जब वो बड़ा हो रहा है, अगर उस समय आप अवेलेबल नहीं है तो फिर बाद में आप जितना भी पैसा कमा ले वो वेस्ट है। इट इज ऑल वेस्ट। बिल्कुल तरुण जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि अवेलेबिलिटी जो है पेरेंट्स की वो सुनिश्चित करनी होगी बच्चों की परवरिश के लिए। लेकिन तरुण निगम जी, क्योंकि हम केवल एक घटना की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम बीती कई तमाम घटनाओं की चर्चा कर रहे हैं इस वक्त, जहां पर इस तरीके के कदम उठाए गए हैं, जहां कहीं लालच के चक्कर में, कहीं पति पत्नी और वो वाले एंगल को लेकर इस तरीके की वारदातों को, खौफनाक वारदातों को अंजाम दिया गया है। मैं ये जानना चाहती हूँ, समझना चाहूंगी आपसे कि ये जो रिश्तों के बीच में दूरियां देखने को मिल रही हैं इन दिनों, इसके पीछे क्या वजह है? हम रिश्तों के बीच में दूरियां इसलिए हो गई क्योंकि लोगों का एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो गया, एडजस्ट करने की आदत नहीं रही है। जब जॉइंट फैमिली होती थी, जब बहुत सारे लोग एक फैमिली में रहते थे, तो बच्चों को पता था कि मान लीजिए आइसक्रीम आई है तो एक ही स्कूप मिलेगी। अभी क्या, मुझे सब चाहिए। अगर मान लीजिए सोना है तो मान लीजिए कि हम एसी वाला कमरा छोड़ के हम जो है कूलर में सो रहे हैं या छत पे सो रहे हैं। अब ये कि हर चीज मिलती है, अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, हर चीज की अवेलेबिलिटी, तो एडजस्ट करने की भावना किसी जगह पे नहीं आ रही है। बच्चे को बचपन से ही ओवर दे रहे हैं, तो वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज करेगा नहीं, किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तो जब लाइफ में आगे उसको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए आप बोलोगे तो वो क्यों करेगा? आपने उसको आदतें नहीं डाली है कि वो लाइफ में कभी कॉम्प्रोमाइज करे। तो ये चीजें सिखाना बहुत जरूरी है कि लाइफ में बच्चों को बचपन से ओवर पैम्पर ना करें, ओवर उनको प्यार ना करें, उनको एडजस्ट करना सिखाएं। लाइफ में कमी भी हो या कोई चीज अगर आप दे भी रहे तो उसकी वैल्यू करना सीखें, जिससे वो समझे कि लाइफ में आगे जब कभी कोई चीज नहीं मिलती है तो, या कोई चीज नहीं हमारे मन की होती, तो उसको हम एक्सेप्ट कर पाए। तरुण जी, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा असर जो है वो सामाजिक संरचना पर भी, सोशल स्ट्रक्चर पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ सुझाव आप दर्शकों को देना चाहेंगे? इस तरीके की घटना जो है वो ना हो, इससे बचने के क्या कुछ सजेशन देना चाहेंगे? मैंने बताया उसमें ज्वाइन हो, और चाहे फैमिली को, अपने फैमिली स्ट्रक्चर को मेंटेन रखें, फैमिली से दूर ना जाए। अगर फैमिली से दूर जाते हैं तो बच्चे जो है वो अकेलापन में फिर वो जो भी करते हैं, वो अपने डिसीजन होता है उनका, वो उसमें सही है गलत है वो नहीं आप उनको सिखा पाएंगे। अगर सिखाना है तो फैमिली स्ट्रक्चर होना चाहिए, जॉइंट
अगर आप नहीं अपने पेरेंट्स के साथ रह पा रहे हैं तो कम से कम कोशिश ये करें कि उनसे बात कराते रहें, उनको जो है रूबरू कराते रहें, उनकी बातें उनको सिखाते रहें, उनके लिए रिस्पेक्ट, बड़ों के लिए रिस्पेक्ट करना सिखाएं, गलत चीजों से बाहर निकालें। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। टाइम देना जरूरी है बच्चों को। अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स तो दे रहे हैं, फैमिली में कोई तो है जो बच्चों को ओवरलुक कर रहा है। इससे ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ। सोसाइटी को एज अ होल सावधान होने की जरूरत है, ऐसे मसलों के बारे में विचार करने की जरूरत है, और सबसे अधिक जरूरत है पेरेंटिंग पर ध्यान देने की, क्योंकि परवरिश इसके लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।